नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। म्यांमार संकट पर जयशंकर की जूली बिशप से चर्चा, सीमा स्थिरता और शरणार्थी मुद्दे पर जोर। वित्त विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, करदाताओं को मिलेगी राहत। जेएसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक मामले में 8 गिरफ्तार। आपदा प्रबंधन विधेयक पर अमित शाह का जोर, विपक्ष पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले पर लिया स्वतः संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से मुलाकात कर म्यांमार की स्थिति, सीमा स्थिरता और शरणार्थी संकट पर चर्चा की। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से हिंसा जारी है, जिससे भारत सहित पड़ोसी देशों पर असर पड़ रहा है। जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और आर्थिक मदद के मुद्दे भी उठाए गए। भारत और म्यांमार के बीच 1640 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो नागालैंड और मणिपुर से जुड़ी हुई है। सीमा पर हिंसा के चलते भारत ने सुरक्षा मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने की योजना बनाई है। जयशंकर ने कहा कि म्यांमार की राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक 2025 मंगलवार को 35 सरकारी संशोधनों के बाद लोकसभा से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत देगा। लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। वहीं 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान के बावजूद 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.14% वृद्धि का अनुमान जताया गया है। सीतारमण ने बताया कि नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मानसून सत्र में चर्चा होगी। यह विधेयक कर प्रणाली को सरल बनाएगा, मुकदमेबाजी कम करेगा और करदाताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाएगा। नए विधेयक में मौजूदा कानून की तुलना में कम धाराएं और शब्द होंगे, जिससे इसे अधिक सुगम बनाया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सितंबर 2024 में आयोजित परीक्षा में पेपर लीक के संदेह में राज्य सीआईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें भारतीय रिजर्व बटालियन के 5 जवान भी शामिल हैं। हालांकि सीआईडी ने स्पष्ट किया है कि अब तक प्रश्न पत्र लीक होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जांच में सामने आया कि एक गिरोह परीक्षा से पहले उम्मीदवारों से प्रश्न पत्र देने के नाम पर पैसे वसूल रहा था, जिससे पेपर लीक की अफवाहें फैली। गिरफ्तार आरोपियों में आईआरबी, असम राइफल्स और होमगार्ड के जवान शामिल हैं। इस परीक्षा में 3.04 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। सीआईडी इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगले 15-20 साल तक किसी और का नंबर नहीं लगने वाला। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की नीतियों में बदलाव जरूरी है। शाह ने एनडीआरएफ की 16 बटालियनों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति लोगों को सुरक्षा का भरोसा देती है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग ने आपदा राहत के लिए स्पष्ट मानदंड तय किए हैं, जिससे सहायता की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके अलावा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 संगठनों जेकेपीएम और जेकेडीपीएम के अलगाववाद से अलग होने के फैसले को भारत की एकता के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सफलता करार दिया और अन्य संगठनों से भी मुख्य धारा में आने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पोक्सो से जुड़े एक विवादास्पद फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की बुधवार को सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता के शरीर को अनुचित रूप से स्पर्श करना और उसके परिधान से छेड़छाड़ करना बलात्कार या उसके प्रयास के दायरे में नहीं आता, बल्कि यह गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा। मामला कासगंज का है, जहां 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का आरोप 3 युवकों पवन, आकाश और अशोक पर लगा था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 में मुकदमा दर्ज करने को कहा था, लेकिन हाई
हाईकोर्ट ने इसे बदलते हुए सिर्फ आईपीसी की धारा 354B और पोक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के प्रयास को साबित करने के लिए घटना तैयारी से आगे अपराध की वास्तविक कोशिश तक पहुंचनी चाहिए। हाईकोर्ट का मानना था कि आरोपियों के कार्य दृढ़ संकल्प के उच्च स्तर को नहीं दर्शाते। हाईकोर्ट के इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों और महिला अधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले बलात्कार के मामलों की परिभाषा को कमजोर कर सकते हैं और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा, जिससे यह तय होगा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय सही था या नहीं। अगली खबर देहरादून से। स्पेशल ईडी कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत नरूला और उसके भाई परमिंदर नरूला पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए। दोनों भाइयों पर आरोप है कि वे डार्क वेब के जरिए ड्रग्स तस्करी करते थे और बिटकॉइन के माध्यम से धन का लेन देन करते थे। इन दोनों के भारतीय खातों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन पाया गया। दोनों ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की मांग की। कोर्ट ने आगामी 4 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पिछले साल से ही दोनों भाई न्यायिक अभिरक्षा में सुद्धोवाला जेल में बंद हैं। बनमीत नरूला को पहले अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और 2022 में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे भारत भेजा गया, जहां ईडी ने जांच की और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। बात करें 4 धाम यात्रा की। प्रदेश सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा और हर्षिल के शीतकालीन यात्रा प्रमोशन से 30 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ा है। 5 दिन में 7 लाख लोग यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं, जो इस बार यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का संकेत है। प्रधानमंत्री ने इस बार शीतकालीन यात्रा के दौरान 4 धाम यात्रा की भी प्रमोशन की, जिससे यात्रियों का विश्वास और आकर्षण बढ़ा है। 4 धाम यात्रा के कपाट 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री से खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध है और इस बार यात्रा लंबी अवधि तक चलेगी। अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना पदाधिकारी की शिकायत के बाद डोंबिवली पुलिस ने आईपीसी की धारा 356(2) मानहानि के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत के अनुसार एक ऑनलाइन वीडियो में कामरा ने शिंदे पर कटाक्ष किया था, जिसे देशद्रोह से जोड़कर देखा गया। यह टिप्पणी 2022 में शिवसेना विभाजन पर की गई थी, जिससे विवाद खड़ा हुआ। कामरा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके वकील ने 7 दिन का समय मांगा है। इस बीच शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 40 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया और 12 को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इंजी फेस्ट 2025 में सोनू निगम का कॉन्सर्ट रविवार को भारी अव्यवस्था के कारण बीच में रोकना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ उपद्रवी छात्रों ने मंच की ओर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिससे उनकी टीम के सदस्य घायल हो गए। बेकाबू भीड़ को देखते हुए सोनू निगम ने दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ ताकि हम सब अच्छा समय बिता सकें, कृपया ऐसा ना करें। छात्रों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। दौलतराम कॉलेज की छात्रा गीतिका ने इसे शर्मनाक बताया, जबकि जीजीएसआईपीयू के अभिषेक रात्रा ने सोनू निगम के संयम की सराहना की। हालांकि व्यवधान के बाद माहौल शांत होने पर सोनू निगम ने दोबारा अपनी प्रस्तुति शुरू की। इस घटना के अब तक कोई वीडियो सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके शो की कई अन्य क्लिप वायरल हो रही हैं, जिनमें दर्शक शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुति का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।